दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। इसमें हम लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के अर्थ, विशेषताएं और इन दोनों अवधारणाओं के बीच प्रमुख अंतर को कवर करेंगे। लास्ट में हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को भी रिवाइज करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है और इसका तात्पर्य होता है जनता का शासन। लोकतांत्रिक प्रणाली शासन की वो प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है और इस प्रणाली में सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा और सहमति से और जनता के हित साधन के उद्देश्य से बनाई जाती है। नाम से ही स्पष्ट है लोक और तंत्र, तो लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि होती है और सत्ता का स्रोत जो है वो लोकतंत्र में जनता होती है और इसमें जो नीतियां बनाई जाती हैं, सरकार जो कार्यक्रम बनाती है वो जनता की इच्छा और सहमति से और जनता के हित साधन के उद्देश्य से बनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण विचारक हैं अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होता है। और सीले महत्वपूर्ण विचारक हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो, यानी लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत होते हैं। लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें ये है कि लोकतंत्र जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए और इसमें जनता के हितों का रक्षण जो है ये मुख्य उद्देश्य होता है। लोकतंत्र के कई सिद्धांत भी दिए गए हैं। अगर आप देखें तो पहला है लोकतंत्र का चिरसम्मत या क्लासिकल सिद्धांत। प्राचीन यूनानी नगर राज्य में लोकतंत्र विद्यमान था और इसकी जो विशेषताएं थीं उसमें ये था कि नगर राज्य के सार्वजनिक मामलों में सभी स्वतंत्र लोगों की समान सहभागिता होती थी। समुदाय के कानून के प्रति व्यापक आदर भाव था और सार्वजनिक विषयों पर निर्णय के लिए स्वतंत्र वाद विवाद की परंपरा थी। तो दोस्तों जो लोकतंत्र का चिरसम्मत सिद्धांत है वो यूनानी नगर राज्यों से हमको स्पष्ट या दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी और इसकी प्लेटो ने आलोचना की थी। इस संदर्भ में प्लेटो का कहना था कि जनसाधारण इतने शिक्षित नहीं होते, इतने जानकार नहीं होते कि वे सर्वोत्तम शासकों और सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण नीतियों का चयन कर सकें। और प्लेटो का कहना था कि यदि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत वाक्पटु और मृदुभाषी राजनीतिज्ञ जनसाधारण को प्रभावित करके उनका वोट बटोर लेते हैं तो ये सार्वजनिक पद प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। प्लेटो के बाद उसके शिष्य अरस्तु ने लोकतंत्र को बहुत सारे लोगों के शासन के रूप में माना। उसका कहना था कि ये बहुत सारे लोग सामान्यतः निर्धन, अशिक्षित और असभ्य लोग थे जिनमें योग्यता का नितांत अभाव था। और अगर आप अरस्तु के राज्यों का वर्गीकरण देखें तो उसमें उसने जो विभिन्न शासन प्रणालियों को वर्गीकृत किया है उसमें सामान्य और भ्रष्ट जो है दो वर्ग हैं। इसमें अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा देते हुए शासन की भ्रष्ट प्रणाली के अंतर्गत रखा था। हालांकि अब जो स्थिति है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें लोकतंत्र को सर्वमान्य शासन व्यवस्था मानी गई है और सभी देश अपने को लोकतांत्रिक शासन कहना चाहते हैं, भले ही वहाँ पर कोई भी शासन प्रणाली हो। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा क्या है?
तो इसका जन्म आधुनिक युग की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक, जिनका समयकाल 1632 से 1704 है, इन्होंने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का विचार दिया था और इनका कहना था, लॉक का कहना था कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसे राज्य संस्था के उदय से ही प्राप्त थे, यानी उसे जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। इसको लॉक प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। लॉक कहते हैं कि मनुष्य को जन्म से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार मिले थे और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य, कानून और शासन की जो संस्थाएं हैं स्थापित की जाती हैं। लॉक के अनुसार मनुष्य परस्पर सहमति से राज्य का निर्माण करते हैं और इससे उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष जो 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 के जो प्रणेता थे, उन्होंने प्रतिष्ठित वर्गों के विशेषाधिकार को चुनौती दी और इस विचार का प्रचार प्रसार किया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान हैं, किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा या विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। इस क्रम में डायसी की रचना है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इसमें उसने लोकतंत्र को एक ऐसी शासन प्रणाली माना है जिसमें विधि निर्माण बहुमत से निर्धारित होता है। जेम्स ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र जनसाधारण का शासन है जिसमें वो वोटों के माध्यम से अपनी प्रभुसत्ता संपन्न इच्छा को व्यक्त करते हैं। बड़े राज्यों में आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए समाज के बहुत सारे लोग मिलकर अपनी इच्छाओं का प्रतिनिधि करके एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, जिससे शासन चलाया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन के कई प्रकार हैं, जैसे एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जब जनता शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर नीतियों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है, प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी लागू है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो जब जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भाग लेती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि लोकतंत्र का ये रूप बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्रफल बड़ा हो जाने से सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके जो है नीति निर्माण और कानून निर्माण का कार्य व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। उदार लोकतंत्र के कुछ लक्षण हैं, इनको हम शार्ट में पढ़ेंगे। उदार लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। जो बहुमत प्राप्त करता है या जो जिसके साथ जनता की इच्छा सर्वाधिक होती है वो शासन करता है। और उदार लोकतंत्र में राजनीतिक पद वंशानुगत नहीं होता है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित यहाँ पर आवधिक चुनाव होते हैं, सामान्यतः 5 या 6 वर्षों के लिए। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है, व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं उनको प्राप्त होती हैं। और उदार लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का संपादन करती है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत प्रभावी होता है, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक नहीं माना जाता है, न ही किसी को बहुल मतदान का अधिकार होता है। दोस्तों, उदार लोकतंत्र में आप जान लीजिए कि मानवीय स्वतंत्रता और मानवीय विवेक में विश्वास किया जाता है। यहाँ पर बहुमत का शासन होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव इसमें यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और संविधानवाद जो है उदार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था होती है वो मनमाने पूर्ण ढंग से नहीं बल्कि संविधान के अनुरूप चलाई जाती है। और संविधान इस तरह का होता है कि उससे व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। लोकतंत्र जो है ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कई गुण पाए जाते हैं। इसमें सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम की संभावना होती है, क्योंकि एक विपक्ष होता है और जनता के पास जो है एक अवसर होता है कि अगर सत्ता का दुरुपयोग करता है तो वो उनके अपने इच्छा के आधार पर उनको बदल सकती है। शासन कार्यों में जनसाधारण वर्ग की भागीदारी होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है।
सार्वजनिक विषयों पर स्वतंत्र चर्चा से जन शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है और परस्पर सद्भावना और सम्मान का विस्तार होता है। देशभक्ति की भावना का संचार लोकतंत्र का प्रमुख गुण है और लोकतंत्र में मुख्य रूप से स्वतंत्रता और समानता दोनों की रक्षा की जाती है। यहाँ पर क्रांति से सुरक्षा है और जनता का नैतिक उत्थान संभव है। लोकतंत्र ये सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये विश्व शांति का समर्थन करता है। लेकिन लोकतंत्र के कई प्रकार के दोष भी हैं। इसमें अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन होता है। कई बार ऐसे प्रतिनिधि भी चुनकर आ जाते हैं जिनको शासन व्यवस्था या कोई शैक्षणिक स्तर जिनका नहीं होता है, फिर भी अगर जनप्रतिनिधि के रूप में वो चुने गए हैं तो उनका शासन यहाँ पर होता है और ये इसका बहुत बड़ा दोष है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है, न उसकी कोई दिशा होती है। जनता जब जिसको चाहे या जिसको मूड करे वो बना सकती है, इसको भीड़ तंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र को भ्रष्ट नेतृत्व और अकुशलता तथा अतिव्यय इसकी ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है। और लोकतंत्र में जो दलीय व्यवस्था होती है उसका कभी कभी अहितकर या खराब प्रभाव भी पड़ता है। लोकतंत्र में सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है और मतदाताओं की उदासीनता होती है। कहने के लिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए पड़ने वाले मतदान की बात करें तो 50 या 60% केवल मतदान होता है। 40% जनता ऐसी है जो मतदान ही नहीं करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष ये है कि यहाँ मतदाताओं की उदासीनता होती है, वो सक्रिय रूप से अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में या शासन कार्य में भाग नहीं लेते हैं। लोकतंत्र के सफलता की भी कुछ शर्तें हैं। इसके द्वारा नागरिकों का नैतिक उत्थान हो सकता है, आर्थिक समानता की व्यवस्था होती है और लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इससे जनता को शिक्षित और जागरूक बनाया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है। लोकतंत्र में समाज में एकता की भावना होती है और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था होती है। नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी होती है और स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में निकल कर आते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है उनका शासन जो है राजनीतिक दलों के बिना नहीं चलाया जा सकता। लोकतंत्र के बाद आइए अधिनायक तंत्र के बारे में जानते हैं। अधिनायक तंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता अथवा सैन्य संगठन की निष्ठा के बल कर संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करके सत्ता पर पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाता है। ऐसी व्यवस्था में शासक अपने विरोधियों के दमन पर विशेष बल देता है और अधिनायक तंत्र लोकतंत्र की विपरीत अवधारणा है। न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं, उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। अधिनायक तंत्र एक तरफ जहां राज्य को सशक्त बनाता है वहीं दूसरी तरफ समाज को अशक्त बनाता है। ये राज्य और शासन के मध्य अंतर को समाप्त करके समस्त शक्तियां शासन को सौंप देता है और व्यवहारिक तौर पर न तो समाज सुरक्षित रहता है और न ही राज्य। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिनायक तंत्र संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। ये अधिनायक पूर्णतः निरंकुश और दायित्व विहीन होता है। इस व्यवस्था में न कोई कानून होता है, न कानून का कोई आधार होता है। अधिनायक के मन में पैदा होने वाली इच्छा ही कानून है और अधिनायक स्वयं कानून का स्रोत होता है, इसलिए वो किसी प्रकार के कानूनी प्रक्रिया में नहीं बंधा होता है। और आप जान लीजिए, जब लोकतंत्र में किसी की आलोचना की जाती है, उसके मनमाने पूर्ण कानूनों या मनमाने पूर्ण रवैये को या सत्ताधारी की आलोचना की जाती है, तो ये शब्द जरूर कहा जाता है कि आपका अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र नहीं चलने वाला है। तो लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत अवधारणाएं हैं। लोकतंत्र में जहां जनता का शासन है और जो है जनप्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के अनुरूप उनके हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, वहीं जो डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र है ये एक व्यक्ति का जो है इच्छाओं पर चलने वाला शासन है। वो अपनी इच्छाएं पूरे समाज पर थोपता है, चाहे उसका प्रभाव कुछ भी हो।
अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारक क्या रहे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया में अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे, जिसमें वर्साय की एक तरफा संधि थी, संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास, आर्थिक संकट, कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था और राष्ट्र संघ की असफलता। इन सभी कारकों ने यूरोप में अधिनायक तंत्र की उत्कर्ष की नींव तैयार की थी। अधिनायक तंत्र के जो लक्षण हैं उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। जो अधिनायक होता है, डिक्टेटर होता है, वो संपूर्ण शक्तियाँ, शासन की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में रखता है और अपने इच्छा के अनुसार शासन चलाता है। और अधिनायक तंत्र में जो है अपनी चीज़ों को वैलिड या वैध करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होता है। पुलिस राज्य की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है। नागरिकों में भय बनाए रखने में विश्वास किया जाता है। अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र या लोकतंत्र का विरोधी है। और अधिनायक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम में अटूट विश्वास रखा जाता है। अधिनायक तंत्र राष्ट्रवाद की भावना इतनी प्रबल होती है कि अन्य राष्ट्रों के साथ इसमें जो है घृणा का भाव होता है और इससे उग्र राष्ट्रवाद को बल मिलता है। और अधिनायकवाद जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण लगाता है और युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार इसका प्रमुख जो है लक्षण हैं। अब आइए लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों और कथन को कवर करते हैं। लोकतंत्र के सभी दोषों का निदान अधिक लोकतंत्र के द्वारा हो सकता है, ये अल्फ्रेड स्मिथ का कथन है। गार्डनर के अनुसार कोई भी सरकार जो लोकप्रियता पर आधारित नहीं है और लोगों में सार्वजनिक कार्यों के प्रति लगन उत्पन्न नहीं कर सकती, आदर्श नहीं कही जा सकती। मुसोलिनी का कहना था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है, इटली का विस्तार होगा या अंत। और मुसोलिनी ने फांसीवाद के नाम से अधिनायक तंत्र की स्थापना की थी। मुसोलिनी का कहना था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। एक महत्वपूर्ण विचारक हैं ब्राइस, ये कहते हैं कि प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है। लावेल के अनुसार अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए ये सबसे अच्छा शासन है। GDH कोल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कपोल कल्पना है। हाब्सन के अनुसार धनिकों का तंत्र, धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। याद रखिएगा, धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, ये हाब्सन का कथन है। और अब्राहम लिंकन कहते हैं सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। और ये इनका विचार लोकतंत्र पर आधारित है। हर्नसा के अनुसार दोस्तों, लोकतांत्रिक समाज वो है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। और अरस्तु, टेलीरैंड, फैगेट, लेकी, जेम्स, स्टीफेंस आदि विचारकों ने लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन माना है और लोकतंत्र की बुराई की है। कार्लायल के अनुसार विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। लेकी ने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम व्यक्तियों की सरकार कहा है। एडमंड बर्क के अनुसार प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है और बर्क के अनुसार लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। अर्नेस्ट बार्कर एक विचारक हैं, इन्होंने लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी की है कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। टेलीरैंड ने लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है और टेलीरैंड जो है लोकतंत्र के विरोधी विचारकों में है। लुडोविसी का मत है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। और देखिए, H.G. वेल्स ने प्रजातंत्र को बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन कहा है। गार्नर के अनुसार लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा ये शासन अधिक कार्यकुशल होता है।
और मिल के अनुसार प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र वो होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के द्वारा करती है जिन्हें वो समय समय पर चुनती है। हरनसा के अनुसार लोकतंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है और गिडिंग्स के अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का रूप नहीं वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण है। और रूसो का एक महत्वपूर्ण कथन है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। ये एक तरह से लोकतंत्र पर आलोचना है। हरनसा के अनुसार राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि ही नहीं बल्कि वो सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे अपदस्थ करने की विधि है। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। इसमें हमने लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र का अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के बीच प्रमुख अंतर तथा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों और कथनों को कवर किया। ये प्रश्न जो है राजनीति विज्ञान से स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने बहुत ही संक्षेप में लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है। इनके लक्षण, विशेषताएं, गुण और दोषों से आपको परिचित कराया है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में। अगर कोई प्रश्न लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र पर आता है तो आप यहाँ से थोड़ी सी व्याख्या करके उसको लॉन्ग आंसर टाइप में भी लिख सकते हैं। और लास्ट में हमने जो महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कराया है ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।